वो एक जेल में बंद है। वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है और तभी बाहर एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और अगले पल में ये दिखाया जाता है कि रे फायर ब्रिगेड वालों की ड्रेस पहनकर जेल से निकल जाता है। वहाँ पर बाहर उसके साथी होते हैं जिन्होंने कार में ब्लास्ट किया होता है। रे उनके साथ कार में बैठकर निकल जाता है। अब रे के साथी उसे छोड़ देते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है जो रे को देख लेती है। उस वक्त रे एक टेलीफोन बूथ में होता है और वो फोन पर किसी को कहता है कि शो टाइम। इसके बाद पुलिस एक बार फिर से रे को अरेस्ट कर लेती है और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो पुलिस को कुछ कागज दिखाता है। इस आदमी का नाम क्लार्क होता है और अगले पल ये दिखाया जाता है कि रे और क्लार्क जेल के वार्डन के पास हैं, उसके रूम में हैं और क्लार्क वार्डन को बताता है कि हम एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी कंपनी है और हम द फेडरल ब्यूरो ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमें हायर किया है और रे जो जेल से भागा था ये मेरा पार्टनर है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी रे 14 जेलों से भाग चुका है। इसके बाद रे उन्हें बताता है कि किस तरह से वो इस जेल से भागा। दरअसल रे को और उसकी पूरी टीम को इस काम की अच्छी खासी रकम मिलती है, इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर वो इस काम को करते हैं। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद जेल से निकलने के कुछ दिन बाद इनकी एक और मीटिंग होती है और इस मीटिंग में रे, क्लार्क, उसकी पूरी टीम और CIA की एक वकील आती है जिसका नाम होता है जेसिका मिलर और वो इन्हें बताती है कि कुछ लोगों के लिए ऐसी जेल बनाई गई है जिन्हें किसी भी देश की कोई भी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। लेकिन जो लोग इस जेल में इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, सबसे पहले वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जेल इतनी सुरक्षित है भी कि नहीं कि यहाँ से कोई भाग ना सके, और इसीलिए हम आपको इस काम के लिए हायर करना चाहते हैं ताकि आप यहाँ पर जाकर देखें कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता है कि नहीं। और इस काम के लिए उसे $5 मिलियन दिए जाएंगे जो कि उसकी फीस से दुगनी फीस है। दरअसल ये जेल एक ऑफिशियल जेल नहीं है, इसीलिए इस जेल के बारे में किसी भी इंसान को कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रे जब इस जेल में जाएगा तो उसकी टीम में से किसी को भी ये पता नहीं होगा कि रे कहां पर गया है, इसीलिए रे की टीम नहीं चाहती कि वो इस मिशन पर जाए। लेकिन रे कहता है ठीक है मैं काम करूंगा। इसके बाद रे की पूरी आइडेंटिटी, उसकी वो क्राइम जिसके बिहार पर वो उस जेल में जाएगा, पूरी प्लॉटिंग की जाती है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नाम एंथनी होगा और पिछले 10 सालों में यूरोप में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए वो सभी बॉम्ब तुमने बनाए थे, इसी आरोप में तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा। रे पूछता वहां मेरा कॉन्टैक्ट कौन होगा। उसे बताया जाता है कि वहां का वार्डन जिसका नाम रॉजर मॉर्स है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे अपना इवैक्यूएशन कोड बताओगे और तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इवैक्यूएशन कोड वो कोड होता है जिसे बताने के बाद वार्डन को पता चल जाएगा कि एंथनी जिसका नाम रे है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है और उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसकी टीम की मेंबर और उसकी दोस्त जिसका नाम एबिगेल है वो उसकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर डाल देती है ताकि इन्हें उसकी लोकेशन का पता चल सके। हालांकि ये अलाउड नहीं होता, लेकिन उसकी टीम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब रे यहाँ से निकल जाता है और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और वो रे को उस गाड़ी में बिठा देते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद रे की बॉडी से उस ट्रांसमीटर को निकाल दिया जाता है जो उसकी टीम ने उसकी बॉडी में डाला होता है। दरअसल इन लोगों को पहले पता होता है कि इसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है और अब रे की टीम ये पता नहीं लगा सकती कि वो कहां पर है क्योंकि उनको रे का सिग्नल नहीं मिल रहा होता। इसके बाद गाड़ी में रे को बेहोश कर दिया जाता है और जब रे को होश आता है तो वो एक ऐसी जेल में होता है जहां पर कोई भी दीवार नहीं होती। यहाँ पर जितने भी कैदी बंद होते हैं उन सबको शीशों के कैबिन में रखा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रोन्स भी उड़ते रहते हैं जिन पर कैमरे लगे हुए हैं जो हर पल इन पर नजर रखते हैं। और यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं हमेशा उनके चेहरों पर मास्क होते हैं, यानी कि ये कभी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा गार्ड किस वक्त कौन सी ड्यूटी पर आता है। और रे जो यहाँ पर एंथनी के नाम से लाया गया वो समझ जाता है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुका है। इसके बाद उसे वार्डन के सामने ले जाया जाता है। इस वार्डन का नाम होता है वार्डन हॉब्स और वो उससे पूछता है कि वार्डन मार्श कहाँ पर है। हॉब्स उसे बताता है कि यहाँ पे मार्श नाम का कोई भी वार्डन नहीं है। रे उसे कहता है कि मेरा इवैक्यूएशन कोड है 310275। हॉब्स कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कोड बताओगे और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद पंछी की तरह उड़ने दूंगा, जाने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम्हें पूरी जिंदगी यही रहना होगा, इसी जेल में मेरे साथ। और इसके बाद रे को यानी कि एंथनी को वापस उसके कांच के कैबिन में भेज दिया जाता है। अगले दिन रे को बाकी कैदियों के साथ एक हॉल में ले जाया जाता है। यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सब के सब परेशान होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें कांच की इन सेल्स के अंदर चूहों की तरह रखा जाता है। यहाँ पर बाहर घूमने की कोई भी जगह नहीं है। और जब यहाँ पर रे हॉल में होता है तभी उसकी तरफ 3-4 कैदी आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर हमला करते रे उन पर हमला कर देते हैं और अब ये कैदी रे पर हमला करना चाहते हैं। और तभी वहां पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ जाता है जिसका नाम यहाँ पर एमिल रॉटमायर है और वो उन लोगों को कहता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, इसीलिए वो सबके सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आर्नल्ड यानी कि एमिल रे से कहता है क्या तुमने विक्टर मैनहेम का नाम सुना है? रे कहता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। एमिल कहता है कि विक्टर वो इंसान है जो अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसा बांट देता है और ये लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें उसका पता बताऊं क्योंकि मैं उसकी सिक्योरिटी में काम करता था, लेकिन मैं इन्हें विक्टर के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगा। ये लोग भाड़ में जाए। रे कहता है हाँ ये लोग भाड़ में जाए। एमिल रे से पूछता है इससे पहले क्या तुम कभी किसी जेल में गए हो? रे कहता है तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? एमिल कहता है क्योंकि मैं इसी तरह से सीखता हूँ। रे उसे कहता है तो अपने सीखने का तरीका बदल लो। इसके बाद ये एक बार फिर से अपने सेल में चले जाते हैं। रे यहाँ पर चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे वहां पर एक आइसोलेशन एरिया दिखता है। और अगले दिन जब ये सब नीचे होते हैं तब वहां पर वो एमिल को बोलता है कि मैं उस आइसोलेशन वाली जगह पर जाना चाहता हूँ। एमिल कहता है कि ठीक है और वो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और तभी वार्डन बोलता है इन दोनों को बॉक्स में डाल दो, यानी कि उसी आइसोलेशन वाली जगह पर जहां पर रे जाना चाहता था। इन दोनों को उस बॉक्स में डाल दिया जाता है और यहाँ पर इतनी तेज लाइट इनकी आंखों पर चमकाई जाती है कि ये अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहे होते और ये लाइट्स यहाँ
यहाँ पर इसलिए जलाई जाती है ताकि इन्हें पसीने आए और इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। ये एक तरह की सजा है। रे यहाँ पर देखता है कि फर्श पर एक प्लेट होती है जिसमें स्टील के रिवेट्स यानी कि पेच लगे होते हैं। और अगली सुबह जब यहाँ पर डॉक्टर आता है तो रे डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है कि ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पर जो गार्ड होता है वो देख लेता है कि डॉक्टर और रे आपस में बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर से पूछता है इसने क्या पूछा। डॉक्टर झूठ बोल देता है, वो कहता है कि इसने पूछा कि मेरी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट है। और रे समझ जाता है कि ये डॉक्टर अच्छा इंसान है, लेकिन इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन है क्योंकि रे ने जो किताब लिखी होती जो उसने पिछली 14 जेलों से भागकर अपने एक्सपीरियंस से लिखी थी, उसी किताब के रेफरेंस से इस जेल को बनाया गया होता है। क्योंकि उस किताब में रे ने ये सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी जेल से वो कैसे भागा, किस जेल ने कौन सी गलती की थी, और इसीलिए इस जेल को उस तरीके से बनाया गया होता है कि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। और ये बात पता चलती है वार्डन के रूम में रखी उस किताब से जो खुद रे ने लिखी है। अब इन दोनों को उस सेल से बाहर निकाल दिया जाता है और अगले दिन रे जब एमिल से मिलता है तो वो उसे कहता है कि मुझे 3 इंच चौड़ा गोल धातु का टुकड़ा चाहिए, अगर मुझे वो मिल जाए तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल दूं। एमिल कहता है कि मैं वो टुकड़ा ले आऊंगा। और इसके बाद एमिल को वार्डन होप्स के रूम में बुलाया जाता है क्योंकि वो उससे विक्टर का पता जानना चाहते हैं, क्योंकि वो विक्टर के लिए काम किया करता था और होप्स उसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन वो उसे उसका पता नहीं बताता। और इससे पहले कि वो उसे वहां से बाहर ले जाते, वो वार्डन के रूम से धातु का गोल टुकड़ा उठा लेता है जैसा कि रे ने कहा था, और वो टुकड़ा वो रे को दे देता है और उससे पूछता है कि अब मुझे अपने बारे में बताओ। दरअसल एमिल रे के बारे में जानना चाहता था और रे ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। और वो एमिल को बताता है कि जेल तोड़कर भागना मेरा पेशा है, पिछले 4 सालों से मैं द फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स के लिए जेल तोड़कर भाग रहा हूँ। और होप्स ने, जो यहाँ का वार्डन है, उसने इस जेल को बनाने के लिए मेरे रिकॉर्ड्स का, मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया है ताकि इससे कोई भी तोड़कर भाग ना सके। मुझे लगा था कि ये प्रोजेक्ट है लेकिन एक सेटअप था और ये लोग मुझे यहीं पर मार देना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा। और वो एमिल को कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से इनका ध्यान भटकाना होगा। एमिल कहता है क्या करना होगा। रे कहता है कि एक बार फिर से तुम्हें बॉक्स में जाना होगा। एमिल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वहां पर बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। रे उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें करना होगा। एमिल कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अगर मैं इस जेल से बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें यहीं इस जेल में मार दूंगा। रे कहता है मंजूर है। रे उसे बताता है कि किसी भी जेल को तोड़कर बाहर निकलने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 लेआउट, नंबर 2 रूटीन और नंबर 3 हेल्प। और फिलहाल ये तीनों ही चीजें इनके पास नहीं है। रे बताता है कि जिस बॉक्स के अंदर आइसोलेशन वाली जगह में हमें बंद किया था वहां नीचे कोई नाली है और मैं पता लगा कर रहूंगा कि वो कहां पर जाती है। वो ये भी बताता है कि इस जगह को देखकर लगता है कि इस जेल को किसी गुफा या खाड़ी के अंदर बनाया गया है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर वर्टिकल है और वर्टिकल स्ट्रक्चर का एक नियम होता है कि जो रास्ता नीचे जाता है वो ऊपर भी जाता है। एमिल कहता है कि अगर हम बॉक्स के अंदर चले भी गए तो हम उन रिबिट्स को यानी कि उन पेचेस को कैसे काटेंगे जो वहां पर लगे हुए। वो कहता है कि हमें काटने की जरूरत नहीं है, ये जगह समंदर के किनारे है क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा नमी है और जब हम उस आइसोलेशन वाली जगह में यानी कि बॉक्स के अंदर जाएंगे तो जो लोहे की धातु तुमने मुझे दी है हम उसे लाइट के आगे लगाकर उसका रिफ्लेक्शन उन रिबिट्स में डालेंगे जिससे वो रिबिट्स फैल जाएंगे और अपना बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जिसने भी यहाँ पर रिबिट्स लगाए हैं उसे यहाँ पर एल्युमिनियम के रिबिट्स लगाने चाहिए थे, लेकिन उसने स्टील के रिबिट्स लगाए और स्टील जंग पकड़ लेता है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है। दरअसल उसने पिछली बार देख लिए थे कि वहां पर जो पेच यानी कि जो रिबिट्स लगे हैं वो एल्युमिनियम के नहीं बल्कि स्टील के हैं और अब इनके पास एक प्लान है। रे कहता है रिबिट्स निकालने के बाद तुम्हें कम से कम 5 मिनट तक वहां पर जितने भी गार्ड्स हमें सीसीटीवी कैमरा में देख रहे होते हैं उनका ध्यान भटकाना होगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। और एक बार मैं ऊपर पहुंच गया तो मुझे पता चल जाएगा कि हम कहां पर हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है ये किसी छोटे शहर के पास होगी क्योंकि जेल कितनी खुफिया क्यों ना हो उसे राशन पानी की यानी कि सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसके बाद एमिल यहाँ से उठता है और इसी जेल में एक कैदी जिसका नाम जावेद होता है वो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है और अब एमिल के बीच में, जावेद के लोगों के बीच में और साथ ही साथ रे के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और इन सबको अलग अलग बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर जाने के बाद जब वहां पर लाइट्स चलती हैं तो रे अपनी जेब से उस मेटल के टुकड़े को निकालता है और लाइट का रिफ्लेक्शन वो सीधा उन स्टील के रिबिट्स के ऊपर डालता है जिससे वो गर्म हो जाती है और एक एक करके वो सारे रिबिट्स को निकाल देता है। लेकिन वो ढक्कन नहीं खोल सकता क्योंकि वो जानता है कि कैमरे से उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। दरअसल रिबिट्स उसने इस तरह से निकाले होते हैं कि कैमरे में किसी को पता ही नहीं चलता। और अब वो अपने दोस्त एमिल को इशारा करता है और प्लान के मुताबिक वहां पर एमिल चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरा पर इन सब को देख रहे हैं सबका ध्यान एमिल की तरफ चला जाए। और ऐसे ही होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे एक टिश्यू पेपर को चबाता है और उस टिश्यू पेपर को वो सीधा कैमरे के ऊपर लगा देता है जिसकी वजह से उसके कैबिन में, उसके बॉक्स में अब कोई भी नहीं देख सकता। वो ढक्कन खोलकर नीचे जाता है और कुछ आगे जाने के बाद उसे पाइप्स दिखते हैं और वो उन पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और जब वो ऊपर चढ़ ही रहा होता है तो एक पाइप टूट भी जाता है जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरह से रे ऊपर टॉप तक पहुंच जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ समंदर के अलावा कुछ भी नहीं होता और ये जेल एक बहुत बड़े पानी के शिप के अंदर होती है। और रे पानी में भी नहीं कूद सकता क्योंकि पानी में कूदने का मतलब मौत है। इस बड़े ओशियन में धरती कहाँ मिलेगी रे को कुछ नहीं पता। यहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं। रे छुप जाता है और जल्दी से अब वो वापस नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है क्योंकि किसी भी तरह से उसे अपने बॉक्स में वापस आना होगा। और जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन जो पानी का पाइप टूटा था उससे वहां पर पानी भरना शुरू हो गया होता है, इसीलिए गिरने से उसे चोट नहीं लगती। और जितने बॉक्सेस के अंदर कैदी बंद होते हैं
वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। वार्डन बोलता है कि सबको बाहर निकालो, और इससे पहले कि वो रे के बॉक्स का दरवाजा खोल दे, रे वहाँ पहुंच जाता है और वो ढक्कन भी लगा देता है, साथ ही साथ एक दो रिविट्स भी लगा देता है। यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो उसने कागज यानी कि टिश्यू पेपर लगाया था वो उसे भी निकाल देता है, और अब रे को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसे बाहर निकालने के बाद जो यहाँ का वार्डन होता है, जिसका नाम होब्स है, वो अपने गार्ड से पूछता है कि गड़बड़ कहाँ पर हुई थी, पानी अंदर कैसे भर गया। वो कहता है बॉक्स 2 के नीचे। होब्स कहता है बॉक्स 2 के अंदर तो एंथनी बंद था। यहाँ पर रे का नाम एंथनी है, और होब्स को नहीं पता होता कि एंथनी ही रे है, वो मशहूर आदमी जो आज तक कई जेलों से भाग चुका है। और जब वो बॉक्स नंबर 2 के अंदर जाता है तो वहां पर उसे कुछ रिविट्स दिखते हैं जो रे लगा नहीं पाया था। गार्ड कहता है कि इन पर जंग लग चुका है और पानी के प्रेशर से बाहर निकल गए होंगे। होब्स उसकी बात पर यकीन कर लेता है, वो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रे की जो टीम होती है वो रे के लिए परेशान होती है, और FBI की वकील ने जो उन्हें 2.5 मिलियन का चेक दिया होता है वो भी बाउंस हो जाता है। इस बारे में वो क्लार्क से बात करते हैं, यानी कि रे के पार्टनर से। वो कहता है मैंने किसी को इस काम पर लगा रखा है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अब क्लार्क वार्डन होब्स को कॉल करता है और वो उसे बता देता है कि एंथनी ही रे है, और बहुत सारे देश इस जेल के लिए पैसा दे रहे हैं, और रे अगर वहां पर है, वो वहां से निकल नहीं सकता, तो ये इस बात का सबूत है कि इस जेल से कोई भाग नहीं सकता। क्लार्क होब्स को ये भी बताता है कि यहाँ पर जो एक आदमी है जो विक्टर के साथ काम करता था, अगर वो हमें विक्टर का पता बता दे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बैंक हैं जो हमें बहुत पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिससे वो पूरी वर्ल्ड बैंकिंग को पलट कर रख देगा, और सिर्फ एमिली हमें बता सकता है कि विक्टर कहाँ पर है, उससे किसी भी तरह से ये इन्फॉर्मेशन निकालो। होब्स कहता है पहले वो ठीक था, लेकिन जब से वो रे के करीब आया तब से उसका पूरा रवैया बदल चुका है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ बताने वाला है, और ये सब रे की वजह से हुआ है। क्लार्क कहता है फिर तो इसकी सजा रे को मिलनी चाहिए। हालांकि रे और क्लार्क दोनों पार्टनर थे, लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि क्लार्क ही वो आदमी है जिसने रे को धोखा दिया है, जिसने उसे यहाँ पर फंसाया है, और वो उन लोगों के साथ मिल चुका है जिन्होंने मिलकर इस जेल को बनाया है। और रे का यहाँ पर रहने का मतलब ये है कि इस जेल से कोई भी नहीं भाग सकता। इसके बाद रे पर यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिससे रे पूरी तरह से टूट जाता है, और वो यहाँ से बाहर निकलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऊपर तक पहुंच भी गया तो यहाँ से निकलना असंभव है, क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है, और इन्हें ये भी नहीं पता कि आसपास कौन सा टापू है या ये टापू के आसपास है भी कि नहीं। अब एक दिन रे एबिल को बताता है कि पहले मैं एक वकील था, मैंने एक मुजरिम को सजा दिलवाई थी और उसने मुझसे बदला लेने की ठान ली। वो एक दिन जेल से भाग गया और उसने मेरे परिवार को मार दिया, और उस दिन मुझे समझ में आया कि सिर्फ मुजरिमों को सजा दिलवाना काफी नहीं है, बल्कि ये भी निश्चित करना होगा कि जहाँ पर वो रहते हैं यानी कि जेल में, वो जगह सुरक्षित है कि नहीं, और इसीलिए मैं इस काम में आया। एबिल कहता है कि मेरी भी एक बेटी है और तुम्हें इस जेल से निकलना होगा ताकि तुम उन लोगों से बदला ले सको जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर फंसाया था। और एक बार फिर से रे के अंदर यहाँ से भागने का जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके चेहरों पर मास्क लगा होता है, इसलिए किसी को भी पहचानना नामुमकिन है, और रे और एबिल अब इनकी चाल से इन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं। वो अपने हिसाब से इन्हें नाम देते हैं, लेकिन अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि इन्हें ये पता लगाना होगा कि ये इस वक्त किस जगह पर हैं। इसके लिए रे कहता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना होगा, और एबिल जानबूझकर उसके पैर को जख्मी कर देता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे पूछता है कि आपको हमें बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ आप जानते हैं कि वो गलत है। पर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता। रे यहाँ से कुछ चीजें चुरा कर ले आता है, और वो उन चीजों से एक पेन से और एक चश्मे से जो वहीं पर वो किसी आदमी से लेते हैं एक सेक्सटेंट यानी कि एक डिवाइस बनाते हैं, और रे कहता है इससे हम अपनी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डेक पर जाना होगा, और ध्रुव तारे की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। तभी वहां पर एक गार्ड आता है जिसे हॉब्स ने भेजा होता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, और वो रे को वहां से ले जाता है। और हॉब्स को वह पता है कि इसका नाम एंथनी नहीं बल्कि रे है। वो कहता है मैंने तुम्हारी किताब पढ़कर इस जेल की पूरी सिक्योरिटी को टाइट किया, इसलिए यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। रे कहता है अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पे रखने के तो हमें पैसे मिलते हैं। रे कहता है मैं तुम्हें विक्टर का पता बता सकता हूँ, क्योंकि एमिल को चाहे तुम जिंदगी भर भी मारते रहो, लेकिन तुम्हें वो विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताएगा, पर ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। और वो उसकी बात मान जाता है, क्योंकि अगर विक्टर का पता इन्हें मिल गया तो इन्हें बहुत पैसा मिलेगा, और अगले कई दिनों तक वो इन्हें विक्टर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता रहता है, क्योंकि उसने एमिल को पहले बता दिया था कि मैं तुमसे चालाकी करने वाला हूँ। वो एमिल को ये भी बोलता है कि इस सेक्सटेंट को जो मैंने बनाया यानी कि उस डिवाइस को जिससे लोकेशन का पता चलेगा वो जावेद को दे दो। जावेद पर कभी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि जावेद और इनकी आपस में कई बार लड़ाई हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो जावेद के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहोगे, और जावेद भी इनके साथ मिल जाता है। जावेद वार्डन होब्स के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि एबिल और एंथनी यानी कि रे ये दोनों यहाँ से भागने का क्या प्लान बना रहे हैं। वो कहता है तो मुझे प्लान बता दो। जावेद कहता है एक शर्त पर, मैं खुले आसमान के नीचे नमाज अदा करना चाहता हूँ, और वार्डन होब्स इसके लिए मान जाता है और उसे ऐसा करने की वो इजाजत दे देता है। और जब वो ऊपर खुले आसमान के नीचे होता है तो वो ध्रुव तारे की स्थिति के हिसाब से कागज पर निशान लगा देता है, और इससे रे को पता चल जाता है कि ये अटलांटिक ओशियन में है और इनका जो शिप है वो मोरक्को के आसपास है। एमिल कहता है कि यहाँ आसपास एक आदमी है जो मुझे जानता है और वो हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उस तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे। रे कहता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो क्लॉटिंग पाउडर खा लेता है और डॉक्टर के पास जाता है और किसी तरह से उसे अपनी मदद करने के लिए मना लेता है। वहीं जावेद जिसने ऊपर नमाज पढ़ी थी वो हॉब्स को ये बताता है कि रे यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा है, और अब हॉब्स उसके सेल पर पूरी तरह से नजर रखता है और वो देखता है कि वो शीशे पर टैप कर रहा होता है यानी कि पेन से ठक ठक कर रहा होता है, और वो रे की किताब को निकालता है जो उसके पास होती है। ये एक तरह का टैप कोड होता है जिससे वो किसी को मैसेज भेज रहा होता है, और जब वार्डन हॉब्स इस मैसेज को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि कल
कल सेल सी में लड़ाई झगड़ा होगा और वो समझ जाता है कि कल ये सेल सी से भागने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो खुद भी यहाँ पर कैदी है, वो रे के कहने पर यहाँ की लोकेशन उस आदमी को भेज देता है जिसे उसने भेजने के लिए कहा था, और साथ ही साथ टाइम भी बता देता है कि इस टाइम पर तुम्हें यहाँ पर पहुंचना है। अब सेल सी में जहाँ पर होप्स के हिसाब से झगड़ा होना है, वहां पर वो सिक्योरिटी को तिगुना कर देता है। वो कहता है मुझे वहां पर सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन झगड़ा सेल सी में नहीं बल्कि सेल ए में होता है, क्योंकि ये उनका प्लान होता है। और इसी बात का फायदा उठाकर वहां से रे, एबिल और जावेद, ये तीनों की तीनों ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि ये बाहर निकल पाते, ये जगह पूरी तरह से सील हो जाती है और अब ये तीनों की तीनों अंदर फंस चुके हैं। हालांकि रे ने सारे कैमरे यहाँ के एक साथ खराब कर दिए होते हैं, लेकिन अभी भी होप्स को पता चल रहा होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोशन डिटेक्टर भी होता है और गार्ड्स को पता है कि ये तीनों कहाँ पर है, इसीलिए वहां पहुंच जाते हैं, इन पे फायरिंग करते हैं। और इस फायरिंग में जावेद को एक गोली भी लग जाती है। रे सोचता है कि मैंने कैमरे खराब कर दिए, फिर भी इन्हें हमारी लोकेशन का कैसे पता चल रहा है, और वो देखता है कि वहां पर मोशन डिटेक्टर मशीन होती है और वो उसे भी खराब कर देता है। और अब किसी को नहीं पता कि ये तीनों कहां पर हैं। रे कहता है यहाँ से बाहर निकलने का, सारे लॉक्स को खोलने का एक ही तरीका है कि मैं इंजन्स को बंद कर दूं, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ 6 सेकंड्स मिलेंगे। 6 सेकंड्स के अंदर हमें बाहर निकलना होगा। एमिल कहता है तुम 6 सेकंड के अंदर बाहर नहीं निकल पाओगे। रे कहता है मेरे पास प्लान बी हमेशा होता है। और अब एमिल ऊपर चला जाता है जहां से बाहर निकल सकता है, लेकिन जावेद उसके साथ नहीं जा सकता, उसे गोली लगी है, इसीलिए वहीं पर रुक जाता है। और जब वहां पर और गार्ड्स आते हैं तो जावेद सब पर गोलियां चलाता है, पर जवाबी हमले में जावेद मारा जाता है। वहां रे इंजन को बंद कर देता है और एमिल अब ऊपर डेक पर पहुंच चुका है, जहां पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, क्योंकि 5 बजे हेलीकॉप्टर को यहां पर पहुंचना था। हेलीकॉप्टर से ऊपर जितने भी सिक्योरिटी वाले होते हैं सब पर गोलियां चल रही होती है, लेकिन एमिल किसी तरह से हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और रे अब नीचे फंसा हुआ है, जहां पर अब वार्डन होप्स भी आ चुके हैं। वो कहते हैं कि तुम चीख सकते हो, चिल्ला सकते हो, खून बहा सकते हो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तभी शिप की पावर ऑन हो जाती है और रे एक टैंक के अंदर छुपा होता है जहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल ये शिप का स्टेबलाइजर टैंक होता है और जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो ये पानी को शिप के नीचे से बाहर फेंक देता है और बाहर वार्डन होप्स समझ जाता है कि रे इसी टैंक के अंदर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही वो टैंक पूरी तरह से भरता है, वो पानी के साथ रे को बाहर फेंक देता है। जहां पे एमिल उसे देख लेता है, वो हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां नीचे फेंकता है और रे को ऊपर खींच लेता है। और तभी शिप पर ही दिखाया जाता है कि वहां पर होप्स आ जाता है और वो इन पर कई गोलियां चलाता है, जिससे एमिल जख्मी हो जाता है। अब रे भी उसकी तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन वो गोलियां उसकी तरफ नहीं बल्कि वहां पर ऑयल टैंक्स होते हैं उन पर चलाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में होप्स की मौत हो जाती है। और ये दोनों इस जेल से, जहां से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन होता है, ये यहाँ से भाग